आप सभी का दो कौड़ी चैनल पर स्वागत है। आपके ये चैनल सेवारत अध्यापकों के लिए लॉन्च किया गया था। प्राथमिक हिंदी में क्रिया और जूनियर हिंदी में क्रिया के भेद पर चर्चा किया गया है और हमने आपसे विकारी शब्द की चर्चा किया था। शब्द में विकारी शब्द तो हमने चार विकारी शब्द थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पर हमने चर्चा कर लिया। आखिरी विकारी शब्द है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो आपका है क्रिया। तो पहला चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, दो चीज़ें। कहीं न कहीं हिंदी और संस्कृत का इसके बीच में बड़ा गहरा संबंध है और संस्कृत की जो धातु होती है, जो धातु रूप होता है, वास्तव में उसी से क्रिया की उत्पत्ति होती है। पहले हम क्रिया वर्ब है क्या? क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए तो क्रिया कहलाएगी। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए तो क्रिया कहलाएगी। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, घूमना, नाचना, ये जितने शब्द हैं ये सब क्रिया होगी। मारना, पीटना, लड़ना, खेलना, कूदना, घूमना, ये जितने इस तरह के शब्द हैं क्रिया है। अभी हमने आपको बताया कि क्रिया आपका विकारी शब्द है, यानी उसके ऊपर लिंग बदलने पे, वचन बदलने पे, भाव बदलने पे, कारक बदलने पे उनके रूप स्वरूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए ये विकारी शब्द भी कहलाता है। दूसरा चीज़ की क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है? तो धातु से होती है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है संस्कृत में। और संस्कृत में कक्षा 4 की पेज संस्कृत की किताब में जाएंगे, पेज नंबर 52 पे, तो पूरी तरह से वहाँ धातु का उल्लेख है। पठ, गम, हस, चल। अब वहाँ के जो बात आप समझने की एक प्रयास करिएगा। पठ माने पढ़, पठ माने पढ़, गम माने जा, लिख मन लिख। अब उनमें जितने थे वो शब्द हिंदी के जो पढ़, लिख, चल, उनमें आपका ना प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगा? ना प्रत्यय लग जाएगा। वो प्रत्यय आपका ना प्रत्यय जब लगता है तो ये हिंदी के क्रिया बनते हैं। चलना, पढ़ना, हंस, मूल धातु हंस ही होगा हिंदी, लेकिन ना मिल गया तो हंसना। यानी आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो मूल हिंदी कह लीजिए या धातु का जो शुद्ध हिंदी होगा उसमें ना प्रत्यय जुड़ेगा। कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? ना प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, तो उनसे जो प्रत्यय जुड़ने के फलस्वरूप क्रिया के शब्दों का निर्माण होगा। जितना भी हमने पढ़ा सब में हमने एग्जाम्पल क्रिया का दिया, सब में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि धातु की उत्पन्न होती है। धातु वहाँ लकार 10 संस्कृत में थे, 5 संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे। मैं संस्कृत के वीडियो में इस पर चर्चा किया था। लेकिन यहाँ जरा और समझ लीजिए कि यहीं धातु की भी हम हल्का सा चर्चा कर लें कि धातु के भी दो भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? पठ, गम, यानी जा, पठ पढ़, लिख लिख, यानी उसमें ना प्रत्यय जब जुड़ जाएगा तो यानी यौगिक धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक धातु हो जाएगा। यानी मूल धातु में प्रत्यय के जुड़ने से जो शब्द बनेगा वो यौगिक धातु हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ तक कि आपकी धातु का है, धातु आपकी संस्कृत के सिलेबस में वहाँ बृहद चर्चा होगी। हमें चर्चा जो करनी थी वो क्रिया पर करनी थी। क्रिया को और समझिए। एक हमने कहा क्रिया भाई धातु से बनेगा, लेकिन कुछ ऐसे क्रिया हैं जो संज्ञा और विशेषण से बनेंगे। सर्वनाम से क्रिया नहीं बनता है। किससे बनेगा? संज्ञा और विशेषण से। काम क्या है? संज्ञा है। आना प्रत्यय लग गया, आना इसमें क्या लग गया? प्रत्यय लग गया, तो ये आपका बन गया क्या? कमाना। दोहरा,
अब ये दोहरा आपका विशेषण है, किसी की विशेषता है दोहरे नंबर पे, लेकिन इसमें आना जुड़ गया तो ये क्या हो गया, दोहराना। दोहराना आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो संज्ञा और विशेषण की सहायता से भी आपके क्रिया के शब्द बनते हैं, धातु से बनते हैं। इसके अलावा संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया बनते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी वो क्रिया जो सीधे मैं पढ़ता हूं लेकिन आपसे पढ़वाना, वो प्रेरणार्थक है। मैं लिखता हूं लेकिन आपसे लिखवा लिया मैंने, लिखवाना, वो प्रेरणार्थक है। मैं सोता हूं, आपको सुलवा दिया, सुलवाना, या बच्चे को सुलवाना, ये प्रेरणार्थक है। यानी अपने न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य को जब कराया जाए, इसके लिए जो क्रिया होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। इसके बाद एक शब्द आता है आपका यौगिक क्रिया। जब दो क्रिया आपस में मिल जाते हैं तो यौगिक क्रिया, हंसना और हंसाना, चलना चलाना, घूमना घुमाना, अगर इस तरह के आपके क्रिया दो मिले तो क्या है, आपका यौगिक क्रिया है। यौगिक क्रिया मतलब दो क्रिया आपस में जुड़ जाए तो यौगिक क्रिया कहलाएंगे। ये शब्द पकड़ लीजिए, जब शब्द पकड़ लेंगे तो क्रिया, ये संस्कृत में और आसान आपको लगेगा। नाम धातु, यानी धातु या क्रिया के पहले नाम शब्द का आया, और ये नाम जब प्रयोग होगा तो संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण। हमने यहाँ से भी कहा कि भाई संज्ञा और विशेषण से क्रिया बनता है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, हाथ, उसमें क्या आ गया, हथियाना। ये हथियाना आपका क्या सा शब्द हो गया, नाम धातु। यानी किससे बना, हाथ क्या है, संज्ञा है, हाथ क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से जो शब्द बन जाएगा या संज्ञा क्रिया के पहले आ जा तो ये आपका नाम धातु कहलाएगा। विशेषण, गर्म क्या है, विशेषण, ठंडा क्या है, विशेषण। विशेषण में हमने समझाया था, और इसमें आना प्रत्यय लग गया तो विशेषण से आपका ये जो शब्द बन गया गरमाना, ये आपका क्या है, नाम धातु। तो ये समझने की कोशिश करिए, दो शब्द होगा आपका, एक नाम धातु और एक और शब्द अभी हम चर्चा करेंगे। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, नाम धातु मतलब जो संज्ञा और विशेषण से निर्मित होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कौन सी क्रिया कहलाएगी, नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो यानी आप कमाना भी क्या होगा, नाम धातु क्रिया है, दोहराना भी क्या होगा, नाम धातु क्रिया है। किसके जुड़ने से बनता है, संज्ञा और विशेषण के ही से निर्मित है, तो इसी को नाम धातु क्रिया भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक तो हम चर्चा करते हैं, बाद में ये आता है भाई रचना के आधार पर क्रिया की भेद। अब रचना के आधार पर जब क्रिया की भेद करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे जब हमने संज्ञा पढ़ाया था तो आपसे कारक पर चर्चा किया, हमने आपसे कर्म कारक की चर्चा किया था। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, कर्ता ने। अब कर्म कारक का चिन्ह नो होता है। मैं क्या इसको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं किससे पढ़ा रहा हूँ, मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ। अगर हम किसी के, मैं पढ़ाता हूँ, अब समझिएगा, तो मैं पढ़ाता हूँ तो किसी न किसी को पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ सकर्मक है, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप क्या है, छिपा हुआ है। यानी यहाँ कर्म क्या है, छिपा हुआ है। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ कर्म हो और यहाँ संभावना हो, छिपा हो। जैसे मान लीजिए आपको मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं किसको पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। मैं किताब लिखता हूँ, किसको लिखता हूँ, किताब। वहाँ कब किताब क्या हो गया, कर्म हो गया। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, क्रिकेट को खेलता हूँ। मैं बैट बॉल खेलता हूँ, तो ये आपका बैट बॉल क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। ठीक है। मैं गाता हूँ, क्या गाता हूँ, गाना गाता हूँ, तो गाना क्या हो गया, कर्म हो गया। तो जहाँ कर्म के साथ हो या क्रिया में छिपा हो तो वहाँ कौन सी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। लेकिन जब कर्म ना हो तो स्वाभाविक है वो अकर्मक क्रिया होगी। मैं सोता हूँ,
ये स्वयं से, जहाँ कोई और ऑब्जेक्ट या कर्म नहीं है। मोहन घूमता है, वो स्वयं में घूम रहा है, वहाँ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। मैं, वो लजा रही है, वो स्वयं में लजा रही है, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है। ऐसे जगह ये सोता हूँ, लजा रही है, घूमता हूँ, ये आपका क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। यहाँ समझने के यहीं पर चर्चा कर लूँ। सहायक क्रिया, क्रिया तब तक पूरी तरह से वाक्य पूर्ण नहीं होता जब तक हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। मैं खेल रहा हूँ, मैं था, थी, थे, हैं, रहे हैं, अंत में क्रिया किसी न किसी रूप में आ जाता है। ये सहायक क्रिया हैं जो न कहीं उसको वाक्य को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो ये आप हेल्पिंग वर्ग अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ये आपका सहायक क्रिया है, इसको आप समझ लें। एक शब्द आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक शब्द को पकड़िए, उसके अर्थ को समझिए। क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहली क्रिया क्या हो जा? पूरा हो जा। ऐसे वाक्य को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, या वर्ड को पूर्वकालिक। मैं नहाकर भोजन किया, मैं किताब पढ़कर आपको पढ़ाया। किताब पढ़ना अलग और पढ़ाना अलग। मैं नहाना क्या हो गया? नहाकर भोजन किया, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गया। मैं आपको किताब पढ़ के पढ़ाया, तो किताब पढ़ना क्या हो गया? ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। पढ़ाना क्या हो गया? ये बाद की क्रिया हो गई। तो ये पूर्वकालिक क्रिया को समझिए। इनसे परिचित हो जाएंगे तो आपको आसान लगेगा। देखिए, शब्द कठिन लगता है, उसके अर्थ को नहीं समझते हैं, उसको भाव को नहीं समझते हैं, तो वही हमें आपको कठिन। इसके बाद क्रियार्थक संज्ञा। जब क्रिया ही संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा तो क्या कहलाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। जब क्रिया किसके रूप में प्रयोग हो? संज्ञा के रूप में प्रयोग हो तो क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा। टहलना क्या है? क्रिया है, लेकिन ये किस रूप में आ गया? संज्ञा के रूप में आ गया। योग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या स्वास्थ्य के लिए योग करना अच्छा है। इसको पहले कर लेते हैं हम। योग करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो योग करना क्या हो गया? क्रिया है। ये कौन सा क्रिया होगा? क्रियार्थक संज्ञा हो गया। कौन सी क्रिया हो गया? क्रियार्थक संज्ञा हो गया। तो ये हमने आपसे इन सब बिंदुओं पर आपसे चर्चा किया। आगे एक और शब्द आता है आपका द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, पहले वाक्य को समझिए। द्विकर्मक यानी कर्म कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। कर्म कितना मिलेगा? आपका 2 मिलेगा। ये चीजें हमें आपको समझने की जरूरत है। कर्म आपका 2 मिलेगा, तो जरा इसको समझने की कोशिश कर लीजिए। मैं बिट्टू को किताब पढ़ाता हूं। तो बिट्टू क्या हो गया? आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। किताब क्या हो गया? किसको पढ़ाता हूं? किताब को। तो यहां पे 2 कर्म आ गए, बिट्टू और दूसरा किताब। तो कौन सा हो गया? द्विकर्मक क्रिया का। पढ़ाना क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगर मैं आपको क्रिया पढ़ाता हूं, मैं आपको किसको पढ़ा रहा हूं? आपको क्या पढ़ा रहा हूं? क्रिया पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? क्रिया। किसको पढ़ाता हूं? आपको। तो 2 ऑब्जेक्ट आ गए। तो ये चीजें हमें समझना है कि ये हमारे आपके कौन से हो गए? द्विकर्मक क्रिया हो गए। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनसे क्वेश्चन सिर्फ यही अभी तक आता है कि उनके भेद कितने हैं, और उसके भेद ज़्यादा हैं, और उनके भेद बहुत ज़्यादा हैं। उन पर हम ज़रा चर्चा करेंगे मौखिक रूप से, क्योंकि उनसे विभेद करके अभी तक क्वेश्चन नहीं पूरा किया है। वो आप पहले समझिएगा। उस वाक्य को पकड़िए, संयुक्त क्रिया।
यानी जब दो क्रिया आपस में मिल जाए, संयुक्त क्रिया क्या होगी? जब दो क्रिया आपस में धातुओं के मिल जाए तो संयुक्त क्रिया होंगी। कितनी धातुएं मिलेंगी? दो धातुएं या दो क्रिया आपस में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। जैसे रोने लगना, रोना अलग हो गया और लगना क्या हो गया? अलग हो गया। इस तरह आ जाएगी तो आपकी क्या कहलाएंगी? संयुक्त क्रिया कहलाएंगे। बरसने लगना, बादल बरसने लगा, बरसना अलग हो गया और लगना, बरसने लगा, लगा जो है अलग और रोने लगना अलग। रोने लगना, बरसना, बरसने लगा। यानी इस तरह बहुत से आपके व्यवहारिक रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत से और भी आप उदाहरण समझने का प्रयास कर लीजिए। जैसे पढ़ चुका है, पढ़ना और अलग हो गया, चुकना अलग हो गया, तो पढ़ चुकना। ऐसे बहुत से आपके संयुक्त क्रिया के उदाहरण मिलेंगे। जैसे हम प्रत्येक दिन क्रिकेट खेला करते हैं, हम प्रत्येक दिन क्रिकेट खेला करते हैं। तो खेलना अलग, करना अलग, यानी इस तरह के जब प्रयोग होने लगेंगे तो संयुक्त क्रिया कहलाएंगे। ठीक है, संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्वेरी आ सकता है कि संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं? तो 11 है। संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं? 11 हैं। उस पर अगर हमें चर्चा अगर करना होगा तो हम मौखिक रूप से आपसे चर्चा कर दे रहे हैं। उसके समझना कैसे, इन 11 शब्दों को पकड़ लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी क्या है कि आप जितना बेहतर तरीके से समझ लिए, जितना उसको गहनता से समझ लिए, उतनी आपकी हिंदी आसान होगी। तो आरंभ बोधक, पहला क्या होगा? आरंभ बोधक, यानी जो कार्य को प्रारंभ करने में हम उसका संयुक्त क्रिया का प्रयोग करेंगे तो आरंभ होगा। वह पढ़ने लगा, बादल बरसने लगा, ये कार्य को प्रारंभ होना है। दूसरा आपका अवकाश बोधक, यानी जहाँ अवकाश लेने के लिए, जहाँ गैप करने की बात हो तो इस तरह की हो जाता है। ठीक है, तीसरा है अनुमत बोधक, जहाँ दो क्रियाएं आपस में मिलकर क्या लें? अनुमत लें। चौथा आपका है निश्चिंत बोधक, जहाँ लगातार कार्य करने की बात हो तो उसके बंद न हो, लगातार जारी हो, तो ये आपका होगा। पांचवा आपका आवश्यकता बोधक, आवश्यकता का बोध कराए। छठा निश्चय बोधक, जहाँ निश्चय का बोध हो। आठवां इच्छा बोधक, जहाँ इच्छा की बात हो वहाँ पे भी आपका होना चाहिए। नौवां अभ्यास बोधक, जहाँ अभ्यास का कार्य करते हैं तो वहाँ पे भी एक क्या, जैसे क्रिकेट खेलना भी क्या हो जाएगा? एक अभ्यास का, प्रतिदिन क्रिकेट खेलना। इसी तरह 10वां शक्ति बोधक, जहाँ शक्ति का बोध है। 11वां पुनरुक्त सुंदर क्रिया, एक ही तरह से मिलते जुलते, वो प्रतिदिन मिलते जुलते रहते हैं। तो मिलते और जुलते शब्द जो है आपके पुनरुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो हम आपके क्रिया के जितने महत्वपूर्ण शब्द थे उस पर हमने आपको चर्चा किया। एक संयुक्त क्रिया के बाद, द्विकर्मक क्रिया के बाद एक और क्रिया समझ लीजिएगा, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम बोधक क्रिया। एक तो नाम धातु क्रिया था और एक है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया यानी वो भी आप नाम से, यहाँ से संज्ञा से भाव लीजिए। जब संज्ञा या विशेषण में क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है तो हम नाम बोधक क्रिया कहते हैं। संज्ञा एवं विशेषण, संज्ञा और विशेषण के साथ क्या जुड़ जा? क्रिया जुड़ जा, का जुड़ना।
किसके साथ जुड़ेगा? संज्ञा और विशेषण। सर्वनाम तो कहीं आता ही नहीं क्रिया में। संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया का जुड़ना क्या कहलाएगा? नाम बोधक क्रिया। जैसे मान लीजिए हम भस्म, भस्म क्या हो गया? एक प्रकार का संज्ञा। भस्म करना, अब संज्ञा के साथ क्या जुड़ गया? क्रिया। ये क्या हो गया आपका? संज्ञा, और ये क्या हो गया? क्रिया। तो इसको हम नाम बोधक भी क्रिया कहते हैं। एक नाम धातु की क्रिया भी किया कि संज्ञा और सर्वनाम की सहायता से क्रिया बनता है, ठीक, तो वो नाम धातु क्रिया हो गया। और यहाँ कह रहा है कि संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया का जुड़ना, यानी संज्ञा और सर्वनाम तो रहेगा ही, साथ में और क्या जुड़ जाएगा? क्रिया। यही अंतर है कि नाम धातु में संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया बनाते थे, हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना, ठीक है, काम से कमाना, हम बनाते थे संज्ञा और विशेषण की सहायता से। लेकिन यहाँ कहता है कि संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया का जुड़ना, भस्म करना, इस तरह के शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं दुखी होना, दुखी क्या है आपका? विशेषण है, और होना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो ये इस तरह जब संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ जा तो उसे हम क्या कहेंगे? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। इसे निराश होना, निराश क्या है? विशेषण है, होना क्या है? क्रिया है। निराश होना, दुखी होना, ऐसे शब्द आ जाएंगे तो आपके नाम बोधक क्रिया कहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, कम से कम इतना ज़रूर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके देखने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ें हैं, छोटी हैं, लेकिन आप उसको सुनिए और कापी कलम के साथ बैठिए। आप सेवारत अध्यापक हैं, चूँकि ये चैनल सेवारत अध्यापकों के लिए ही है, तो आपको जब कलम कापी लेके बैठेंगे, मुश्किल से 10 दिन पढ़ा है, बचा है, उस पर तेज़ी से काम करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।